आज ठीक है, ट्रेड यूनियन के बारे में हम लोगों ने एक बार और इससे पहले मैंने डिस्कस किया था। कहाँ पे किया था बोलो बोलो? एक बार इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, अभी अभी 2-3-4 दिन पहले। पार्टीज टू इंडस्ट्रियल में। हाँ ठीक है, वो IR में ही आएगा। पार्टीज टू इंडस्ट्रियल रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द पार्टी व्हेन एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट, तो एम्प्लॉयज के साइड से जब एम्प्लॉयज यूनियन बनाती है तो उसको हम ट्रेड यूनियन बोलते हैं। जब एम्प्लॉयर का एसोसिएशन बनता है तो उसको हम एम्प्लॉयर एसोसिएशन बोलते हैं। और जब गवर्नमेंट का बनता है तो गवर्नमेंट के ही बॉडीज को यूनाइटेडली हमने 3 टायर सेटलमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट मशीनरी में डाला था, जिसमें लेबर ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल की बात की थी। हमने कहा था ना पार्टीज टू ट्रेड यूनियन में। इसके बाद हम लोगों ने वॉलेंट्री सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट में भी ट्रेड यूनियन एक पॉइंट पढ़ा था, याद करना है ना। वॉलेंट्री सेटलमेंट ऑफ, जिसमें मैंने JMC, वर्क काउंसिल, कोड ऑफ कंडक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स वगैरह बताया था, उसमें ट्रेड यूनियन भी था। तो ट्रेड यूनियन क्या है? इट्स अ वर्कर्स एसोसिएशन, वर्कर्स यूनियन, ठीक है ना। वर्कर्स के या एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए एक कलेक्टिव यूनियन जब वर्कर्स बनाते हैं तो उसको हम ट्रेड यूनियन बोलते हैं। ट्रेड यूनियन इसलिए नाम रखा गया कि नॉर्मली ये हर एक ट्रेड का, ट्रेड बोलो तो हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना यूनियन होता है, ठीक है ना, जो कि कलेक्टिवली उस यूनियन के वर्कर्स के बेटरमेंट के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आया? पहले ट्रेड यूनियन इज एन एसोसिएशन ईदर ऑफ एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर और ऑफ इंडिपेंडेंट वर्कर्स। वो एम्प्लॉयर्स का अगर यूनियन होगा तो उसको हम एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन बोलेंगे। अगर वर्कर्स का एसोसिएशन होता है तो नॉर्मली हम उसको ट्रेड यूनियन के नाम से जानते हैं। एंड इंडिपेंडेंट वर्कर्स यानी कि नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम एनी पर्टिकुलर फैक्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन, फिर भी उनका अपना एक यूनियन हो सकता है। जैसे स्टूडेंट यूनियन, दे डोंट बिलोंग टू एनी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, बट देन कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट यूनियन होता है ना। दिल्ली का तो इलेक्शन ही यूनिवर्सिटी यूनियंस पर बेस्ड होता है, तो ये इंडिपेंडेंट वर्कर्स का भी यूनियन हो सकता है। ठीक है, पेंटर्स का, उसके बाद राइटर्स का अपना एक एसोसिएशन हो सकता है, जो अपने किसी भी कॉमन राइट के लिए अगर उनको लगेगा कि ये गलत हो रहा है तो इकट्ठा होकर के वो अपनी बात को गवर्नमेंट के पास रख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट यूनियन, इट इज रिलेटिवली परमानेंट। ये एसोसिएशन क्या होता है? टेम्पररीली नहीं होता। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, बहुत सारे टीम टेम्पररी गठित होते हैं, एक पर्टिकुलर पर्पस सॉल्व हो गया और फिर वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ट्रेड यूनियन के केस में ऐसा नहीं होता, इट इज समहाउ परमानेंट नेचर होता है। इसके जो वर्कर्स होते हैं वो परमानेंट नेचर में फॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर यूनियन, जो कि कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर एग्जिस्ट करता है, लगातार उस इंडस्ट्री में या उस ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर वो रहता है, यानी कि परमानेंट यूनियन है, परमानेंट गेट टुगेदर ऑफ द वर्कर्स है। ठीक है, इट इंक्लूड्स ए फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन आल्सो। ठीक है, फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जब बहुत सारे एसोसिएशंस एक साथ मिलते हैं तो नेशनल लेवल पे वो फेडरेशन बना सकते हैं, है ना। आगे आएंगे तो फेडरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इट एम्फसाइजेस जॉइंट कोऑर्डिनेटेड एक्शन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो ट्रेड यूनियन क्यों जरूरी है? टू सॉर्ट आउट द डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, हाउ म्यूचुअली, है ना, निगोशिएशन करके, म्यूचुअल निगोशिएशन से उस प्रॉब्लम को ज्वाइंट कोऑर्डिनेटेड, यानी ज्वाइंट यानी मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज दोनों का उसमें रहेगा योगदान, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए। एंड देन कलेक्टिव बार्गेनिंग, आपको मालूम है कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? जब एम्प्लॉय आपस में निगोशिएट करके, बार्गेनिंग यानी थोड़ा सा हम सैक्रिफाइस करते हैं, थोड़ा सा
आप सेक्रीफाइस करिए और एक म्यूचुअली अग्रीड पॉइंट पर दोनों ही पार्टी अग्री कर जाते हैं, ठीक है। इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी। हाँ बिल्कुल, कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो इन तरीकों से ये एम्फेसिस उसका यही है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन पे आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन ये सब है। सबसे पहले इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स, यानी वर्कर्स के लिए जो भी बेनिफिट्स है, जो भी वर्कर वर्क वेलफेयर के लिए किया जा सकता है एम्प्लॉइज के लिए, या जो भी लॉ बाय लॉ उनको प्रोविजंस मिला हुआ है या गवर्नमेंट ने जो प्रोविजंस दिए हुए उनका प्रोटेक्शन करना, उस सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने बीबीए थर्ड में आप लोगों को पढ़ाया था, जैसे डिसेबिलिटी बेनिफिट कॉम्पनसेशन में, याद है एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें डिसेबिलिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, फ्यूनरल बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट वगैरह, ये एक तरीके का सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट के साइड से एम्प्लॉयज को, कि इस कंडीशंस में एम्प्लॉयर को फिलैंथ्रोपिकली नहीं भी वो काम करता है तो भी उसकी मदद इस लॉ के अंदर करना चाहिए, है ना। उसके बाद वर्कर्स को पेमेंट टाइम पे मिले, रिट्रेंचमेंट जब तक आप उनको निकाल ना सके, लॉकआउट्स या ले ऑफ का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए, तुरंत से फायर हायर एंड फायर वाला पॉलिसी ना अपनाए, डिसमिसल और डिस्चार्ज का अगर कुछ ऐसा प्रोसेस है जो कि लॉफुल नहीं है तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके, रोक सके, या वीआरएस को कम प्रमोट होने दे, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉइज के फेवर में, एम्प्लॉइज के सिक्योरिटी के लिए सोचती है ट्रेड यूनियन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्टेन बेटर इकोनॉमिक रिटर्न, यानी कि जो भी काम हो रहा है उसमें अगर अच्छा कर रही है इंडस्ट्री, अगर ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स और उनको बहुत फायदा हो रहा है, दे आर प्रॉस्पेरिंग, अगर बहुत अच्छा उनको रिटर्न्स आ रहा है तो वो रिटर्न्स का एक सर्टेन पार्ट वो अपने एम्प्लॉइज के साथ भी शेयर करें इन द फॉर्म ऑफ बोनस, इन द फॉर्म ऑफ अलाउंसेस, या फिर कैंटीन, या फिर क्रेच, या फिर अदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज वगैरह दे करके। तो इकोनॉमिक रिटर्न्स अगर ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ रहा है तो दैट्स वुड आल्सो अफेक्ट द लिविंग एंड लाइफस्टाइल ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉइज, ठीक है। सिक्योर पावर टू इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट, यानी इतने ज्यादा एक यूनियन के पास इतनी ताकत, इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है ना, मैनेजमेंट को अपनी बातों को मानने के लिए तैयार कर सके, जबरदस्ती नहीं, अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पे। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग चले जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन से, एक साथ बहुत सारे लोग चले जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम। तो इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए, इतना ज्यादा उनके नंबर होना चाहिए कि वो अपने नंबर से मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट कर सके, ताकि मैनेजमेंट उनकी बात सुनने को राजी हो जाए, ठीक है। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट करवाना हो, डिसीजन मेकिंग में अगर हमको उसमें हिस्सेदारी करवाना हो अपने एम्प्लॉइज का, अपने वर्कर्स का, या फिर कोई भी ऐसा यूनियन का पॉलिसी जो डिसीजंस अफेक्ट करता है वर्कर को या उसके स्टाफ मेंबर्स को, तो आप मैनेजमेंट को वैसे डिसीजंस को चेंज करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए, या फिर वापस से रोल बैक करने के लिए कंपेल कर सकते हैं, है ना। यस मैम। फोर्थ है सिक्योर पावर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट। ये तो मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वैसे ट्रेड यूनियन जो नेशनल लेवल पे एक्टिव है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल बैंकर्स यूनियन, बैंकर्स एसोसिएशन, है ना। पहले हर बैंक का अपना अपना यूनियन होता है, उसके बाद सारे बैंक का एक अपना फोरम होता है, एक अपना एसोसिएशन होता है जो सेंट्रल लेवल पे काम करता है। तो वो गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, इन्फ्लुएंस करती है। मान लो हम एक छोटे से एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन आया, तो क्या हुआ कि बैंक को छोड़कर के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का सैलरी हाइक हुआ, पर बैंक का नहीं हुआ। दैट विल बी रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ठीक है ना, बैंकर्स सैलरी विल बी रेगुलेटेड बाय आरबीआई। बट फिर भी स्टिल हम अगर कंपैरिजन करें तो बैंकर्स को इस कंपैरेटिवली, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के हिसाब से कंपेयर करें तो बहुत अधिक रिस्पॉन्सिबल जॉब को होल्ड करने के बावजूद भी उनकी सैलरी कंपैरेटिवली उतनी हैंडसम नहीं होती है जितनी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की होती है। तो क्या हो सकता है, कलेक्टिवली दे कैन टेक सम डिसीजंस, गिव नोटिस टू गवर्नमेंट, टू आरबीआई, और वो शट डाउन कर सकते हैं काम पे, जिससे आरबीआई या फिर गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर पड़े और उनकी सैलरी रिवाइज हो, या फिर जिस भी चीज के लिए, जिस भी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करवाना चाहते हैं, वो सॉर्ट आउट करवाना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को
बात मनवाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा अगर बैंक के सेंस में अगर 2 दिन बैंक बंद हो गया, 3 दिन बैंक बंद हो गया, तो कितना फाइनेंशियल प्रॉब्लम और इश्यूज आ सकते हैं वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड, है ना। तो गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस करने की क्षमता ट्रेड यूनियंस में होती है, ठीक है। एंड देन निगोशिएटिंग मशीनरी, मैंने पहले ही बताया था कि ट्रेड यूनियन इज निगोशिएटिंग मशीनरी, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ट्रेड यूनियन का जो लीडर होता है वो पहले एम्प्लॉय होता है, बाद में ट्रेड यूनियन का वो लीडर होता है। तो एज एन एम्प्लॉय वो अपने और अपने बाकी मेंबर्स के बेटरमेंट के लिए निगोशिएट करेगा, किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, ठीक है ना। और एक वैसे पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पे मैनेजमेंट एंड वर्कर्स दोनों विन विन सिचुएशन में रहे, ठीक है ना। दोनों कुछ कुछ बातें मान करके दोनों ही वो चीजें दोनों के ही फेवर में हो, इस तरीके के पॉइंट पे एक निगोशिएट करके पहुंचेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है ट्रेड यूनियन के। अब हम टाइप्स या स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन देख सकते हैं। इसे अगर टाइप्स आता है, काइंड्स आता है, तो भी यही लिखना, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन आता है तो भी यही होगा। आपका एक ऑब्जेक्टिव भी था ना कि स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियन बेसिस ऑन द मेंबरशिप, है ना, या द वे यू फॉर्म, पर्पस और मेंबरशिप के बेसिस पर्पस, ठीक है। तो 2 तरीके का ट्रेड यूनियन होता है, एक रिफॉर्मिस्ट यूनियन और एक रिवॉल्यूशनरी यूनियन। रिफॉर्मिस्ट यूनियन नॉर्मली बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस उसमें बहुत हाई होता है। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, पूंजीवादी था, है ना, अभी भी है, लेकिन हम कहने के लिए कह सकते हैं कि अब सोशल फॉर्मेट में चेंज हो गया हमारा सोसाइटी या हमारा इंडस्ट्री। लेकिन रिफॉर्मिस्ट यूनियन को क्या है ना कि बहुत ज्यादा वो रिवेलरी नहीं होता है, बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरी नहीं होता है, बहुत एक्सेप्टेंस होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो उसको उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इनकरेज करता है किसको, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन को, कॉम्पिटिटिव सैलरी को। अगर आप कॉम्पिटिटर्स ये पे कर रहे हैं तो आप भी इस तरीके का प्रोविजंस रखिए। प्रोडक्शन क्या है, अगर कोई ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो हमारे यहाँ भी उतना प्रोडक्शन होना चाहिए, उस रेट पे या उसी यूनिट प्राइस पे हम उस चीज को प्रोड्यूस कर सके। तो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन होता है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो होता है वो उसका बेहतर होना चाहिए, सो दैट कि हम अच्छे से प्रोडक्शन पे फोकस कर सके। नॉर्मली ये कोई अलग तरीके का चेंज इंसर्ट नहीं करना चाहते किसी भी एग्जिस्टिंग सोशल इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, लेकिन ये वेज लेवल, वर्किंग कंडीशन, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ से रिलेटेड जो चीजें होती है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, सो दैट दे कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिफॉर्मिस्ट ज्यादातर जो स्ट्रक्चर है उसी को रहने देना चाहते हैं ना, बिल्कुल चेंज नहीं, प्रिजर्व करते। तो अगर कैपिटलिस्ट यूनियन है तो उसको ही रखना चाहेंगे, अधिक चेंज नहीं करते। तो दे डू नॉट इंसर्ट एनी चेंज, कहाँ पे, तो जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा उसमें, या फिर जो भी सोशल इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको एज इट इज वो एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ ही ध्यान रहता है कि जो वेज लेवल है, वर्किंग कंडीशन है, या जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है एम्प्लॉइज का, उसको हम कैसे प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्टिविटी लेवल अगर इम्प्रूव करिए तो साथ भी ये भी इम्प्रूव हो, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम रिवॉल्यूशनरी यूनियन। रिवॉल्यूशनरी यूनियन, एज द नेम सजेस्ट, रिवॉल्यूशनरी यूनियन दोज यूनियन व्हिच try to replace the existing economy system, that is capitalist economic system, with किस चीज से उसको रिप्लेस करना चाहती है, न्यू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जो भी हमारा सोसाइटी है उससे हम उसको, जैसे सोशलिस्ट से, कम्युनिस्ट से, मैं सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट बता चुकी हूँ। हमारे यहाँ सोशलिस्ट है यानी कि सोशल वेलफेयर की चीजें हम बात करते हैं, हम सोशल सिक्योरिटीज की बातें करते हैं, यानी कि सिर्फ उनका ही विकास ना हो जो अच्छा कर रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रीज और उसमें काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके विकास के साथ साथ पूरे समाज का विकास होना चाहिए। ये सोशल थॉट है। और कम्युनिस्ट थॉट क्या है, इक्वल, ठीक है ना, सबके पास इक्वल होना चाहिए, इक्वल राइट्स, इक्वल प्रॉपर्टी, इक्वल हर चीज होना चाहिए। तो कम्युनिस्ट सिस्टम आपके पास अगर ज्यादा है तो आपसे छीन करके किसको दे देगी, जिनके पास कम है, और आप दोनों को इक्वल कर देगी, ठीक है। तो इसको कम्युनिस्ट व्यू बोलते हैं, जो चाइना में है, ठीक है ना, चाइना में कम्युनिस्ट सिस्टम है, हमारे यहाँ सोशल सिस्टम है, ठीक है। ऑन पेपर यही है, बाकी आपको जो नजर आता है वो आपको समझ सकते हैं, पर ऑन पेपर वी आर सोशलिस्ट, ठीक है ना। हम अपने साथ साथ समाज का भी उत्थान चाहते हैं, समाज का भी बेहतर चाहते हैं, या हमारी गवर्नमेंट समाज के बेहतरी के लिए बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे योजना का घोषणा करते रहती है। तो सोशल
फोरम सोशल टाइप का सोशलिस्ट इकोनॉमी का वो पहचान होता है। लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें इनमें राइवलरी होता है। ये बिल्कुल चेंज करने के लिए जो भी सेट आइडियल्स है, जो भी ट्रेडिशनल तौर तरीका है काम को, सबको बदल देना चाहते, सबको चेंज कर देना चाहते हैं, सो दैट दे कैन डिस्ट्रक्ट और दे द सेसेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट सिस्टम कैन बी पॉसिबल। पूरा अच्छे से कैपिटलिस्ट सिस्टम को हम इरेडिकेट कर दे, अबॉलिश कर दे, और प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का किसी को अधिकार नहीं हो, और उसकी जगह पे सोशल या फिर कम्युनल सिस्टम को हम स्टैब्लिश कर सके। ये तो दो टाइप्स हुआ। पर अब इस डायग्राम में आते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप स्ट्रक्चर। तो पर्पस के बेसिस पे रिफॉर्मिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरी यूनियन, जो मैंने आपको बताया कि पर्पस क्या है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर जब हम यूनियंस का गठन करेंगे तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप स्ट्रक्चर बोलेंगे, जो आपका आंसर था। तो इसमें 4 यूनियन है अलग अलग: क्राफ्ट यूनियन, जनरल यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन एंड फेडरेशन एंड इंडस्ट्रियल यूनियन, स्टाफ यूनियन। ठीक है ना? हाँ ठीक है, फेडरेशन एंड कन्फेडरेशन है। हम पहले क्राफ्ट यूनियन पे जाते हैं। क्राफ्ट का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्राफ्ट? कोई भी बोलो, क्राफ्ट का क्या मतलब हुआ? मैम आर्ट एंड क्राफ्ट वाला क्राफ्ट। क्राफ्ट मतलब एक्टिविटी हो सकता है जिसमें हम हाथों का इस्तेमाल हो तरीके से। हाँ नहीं, मैं बताती हूँ। क्राफ्ट ठीक बोले तुम सब, थोड़े थोड़े सही हो। यहाँ पे जहाँ हम पढ़ रहे हैं वह आर्ट एंड क्राफ्ट से मतलब तो नहीं है तोशी, लेकिन क्राफ्ट मतलब होता है क्या कि एक स्पेशल तरीके का काम, ठीक है ना? तो आपके काम के बेसिस पे, हाँ, जब क्राफ्ट मतलब हो गया कि आपके काम के बेसिस पर, नॉर्मली तुम कह सकते हो जैसे बुनकर, बुनकर एसोसिएशन है ना, जो बुनकर होते हैं, जो वीवर्स होते हैं, उनका जो एसोसिएशन होता है, ठीक है, तो उनका अपना एक क्राफ्ट है, अपना एक स्किल चाहिए होता है उस काम को करने के लिए, है ना? तो इस तरीके से क्राफ्ट यूनियन का मतलब होता है किसी खास तरीके के काम को करने वाला, ठीक है ना? तो जो भी वर्कर्स हैं, जो भी लोग हैं, वो अगर एक तरीके के क्राफ्ट में या फिर कैटेगरी ऑफ जॉब जो है वो उनका एक जैसा है, वैसे लोग जब एक यूनियन को बनाते तो हम क्या बोलते हैं उसको? क्राफ्ट यूनियन, है ना? जैसे वीवर्स का, डायर्स का, और किसका हम बोल सकते हैं जिसमें एक क्राफ्टमैनशिप हो, ठीक है ना, स्किल चाहिए जिसका आपको करने के लिए, और उससे वैसे वर्कर्स का, वैसे बुनकरों का, वैसे मैंने अभी डायर बोला, इसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? रंगरेज, ठीक है ना, रंगने वाला। हाँ, पेंटर्स का ऐसा जो एसोसिएशन होता है उसको हम क्राफ्ट यूनियन बोलते हैं, क्योंकि इसका बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? देयर सिमिलर कैटेगरी ऑफ जॉब, है ना? समझ में आया? तो द बेसिक लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सच यूनियन इज वर्कर्स बिलोंगिंग टू द सेम क्राफ्ट। तो जो सेम क्राफ्ट या सेम जॉब से रिलेट करेगा, somehow more or less they will face same type of problem, similar kind of problems, है ना? तो ऐसे में नॉर्मली नॉन मैनेजरियल जो लोग हैं वो ऐसे, क्योंकि मैंने बुनकर बोला, मैंने रंगरेजों की बात की, तो ये सब क्या है? नॉन मैनेजरियल एक्टिविटी, बट दे रिक्वायर सर्टेन काइंड ऑफ स्किल्स। पॉटर्स एसोसिएशन हो सकता है, कुम्हारों का अपना एक एसोसिएशन हो सकता है ना? तो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब कैटेगरी से बिलोंग करते, इसलिए क्राफ्ट यूनियन बोलता है। लॉजिक ये है कि सेम तरीके के लोग, सेम नेचर के लोग एक तरीके का ही प्रॉब्लम मोर और लेस फील करते हैं, तो इनके एक एसोसिएशन ऐसा बनाया जाए जो अपने पॉइंट्स को रख सके और उसको जल्दी ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश, या फिर उसको सुनने की, समझने की, और उस प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश की जा सके, तो उसको क्राफ्ट यूनियन बोल सकते हैं। ड्राइवर्स एसोसिएशन भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना? या फिर ट्रैफिक सिग्नल पे जो लोग होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके काम चूंकि एक जैसा है तो प्रॉब्लम भी क्या होगा? लगभग एक जैसा होगा, ठीक है। अब आते हैं जनरल यूनियन। जनरल यूनियन में किसी भी रीजन का, किसी भी काम का, किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी जॉब और ऑक्यूपेशन के आदमी अगर एक साथ आकर के यूनियन बनाते हैं तो ऐसे यूनियंस को हम जनरल यूनियंस
कहेंगे, ठीक है ना। वो कहीं का भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के हो सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से हो सकते हैं, अलग अलग ऑक्यूपेशन से हो सकते हैं। अगर उनका कोई एसोसिएशन या यूनियन बनता है तो उसको हम नॉर्मली जनरल यूनियन बोलेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूनियन क्या हुआ? इंडस्ट्रियल यूनियन इफ द वर्कर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द सेम इंडस्ट्री, यानी कि यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री बॉलीवुड है ना, फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट, शूज इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एक ही है, लेकिन इसमें जो डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ जॉब है, जो डिफरेंट हायरार्की है जॉब का, सारे लोगों का एक एसोसिएशन है, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री, है ना। तो जो भी हमारा मार्केट, हम कह सकते हैं कि उसको गारमेंट्स रिलेटेड इंडस्ट्री है, या फिल्म रिलेटेड इंडस्ट्री है, या लेदर इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री है, इसमें क्या होता है, एक वर्टिकल एसोसिएशन होता है, वहां का राइट फ्रॉम द जीएम, वीसी, एचआर, प्रोडक्शन मैनेजर, फिनेंस मैनेजर, उसके बाद इसके नीचे के लोग, उसके बाद उसके फ्लोर लेवल तक लोग उसमें क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल यूनियन, यानी उसमें एक वर्टिकल यूनियन आपको मिलेगा जिसमें हायरार्की वाइज सारे ही हायरार्की के लोग उस यूनियन का पार्ट होते हैं, ठीक है ना। इसको हम इंडस्ट्रियल यूनियन बोलते हैं। बैंक्स में भी ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें राइट फ्रॉम द जोनल हेड, उसके बाद एरिया मैनेजर, उसके बाद ब्रांच मैनेजर, उसके बाद उनके अंदर के जो सेकंड मैन है, उसके बाद वहाँ के जो क्लर्क्स हैं, उसके बाद वहाँ के जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं, जो हेल्पिंग एम्प्लॉयज होते हैं, वो सारों का एक एसोसिएशन होता है जो एक साथ स्ट्राइक पे जाते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल यूनियंस, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। शुभांगी? यस मैम। ठीक है। एंड लास्टली फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन। अगर ऐसे यूनियंस जिसके बारे में हमने बताया कि इंडस्ट्रियल यूनियंस, चलो वो या तो सेम इंडस्ट्री का हो या वो अलग अलग इंडस्ट्री का भी हो सकता है, अगर ऐसे यूनियन जो सेम इंडस्ट्री के हो या अलग अलग इंडस्ट्रीज के हो, इनका जो एक एसोसिएशन बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फेडरेशन बोलते हैं। यानी व्हेन लॉट ऑफ यूनियंस क्रिएट वन फोरम, फोरम को हम फेडरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। और यही फेडरेशन जब फिर कलेक्टिवली एक जगह यूनाइट होती है तो ऐसे फेडरेशन को हम फेडरेशन भी बोल सकते हैं। जैसे कि रेलवेज में फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज जब एक साथ इकट्ठा हो जाए, इंडियन रेलवेज का फेडरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, दोनों क्या हो गए, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, है ना। अब ये जब एक हो जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, कन्फेडरेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जब सेम इंडस्ट्री या अलग अलग इंडस्ट्री के यूनियंस इकट्ठा होते हैं तो वो फेडरेशन बनाते हैं, और ये फेडरेशन जब नेशन वाइड एक होता है, जुटता है, तो वो कन्फेडरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ यूनियन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप अभी हमने आपको बताया। अच्छा चलो, ये टर्म मैं आज ले लेती हूँ, इसको बोलते हैं मैनेजिंग यूनियंस। मैनेजिंग यूनियंस मतलब क्या समझेंगे हम कि यूनियन का कैसे मैनेजमेंट होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज या टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयर, वन हु लाइक्स टू सेट अप इंडस्ट्रीज। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस या बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसे हैं जहां पे यूनियंस का होना जरूरी है, ठीक है ना। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जहां पे यूनियंस को होने की नहीं चाहते हैं कि यूनियन हो। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आईटी सेक्टर में कभी यूनियन का नाम सुना है? नहीं ना, बिकॉज दे डोंट वांट टू कीप यूनियन। हाँ, तो अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहां यूनियंस हैं वो क्या क्या करते होंगे, अगर तुम समझ लो, अगर क्वेश्चन आता व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ यूनियनाइज्ड फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, या फिर व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ अनयूनियनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, तो आप इसको कैसे आंसर करेंगे? वही है ये मैनेजमेंट ऑफ यूनियंस। जहां पे यूनियंस है वैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और जहां पे आपको यूनियंस नहीं रखना वहां पे आपको क्या क्या इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा, सो दैट यूनियन की आवश्यकता फील ही नहीं हो वहां के वर्कर्स को।
आते हैं एक एक करके। पहले तो यूनियनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉर्मली इंडस्ट्री में यूनियन को इस माइंडसेट के साथ स्टैब्लिश किया जाता है कि दे आर नॉट राइवलरी, दे विल हेल्प अस, कोऑपरेट अस व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, दे विल हेल्प अस इन परसुएडिंग द एम्प्लॉयज फ्रॉम आवर साइड। ठीक है ना, तो एक फ्रेंडली माना जाता है ट्रेड यूनियन को। ठीक है ना, उनके थ्रू आप बहुत कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं वर्कर्स के साथ, एंड वर्कर्स भी विद द हेल्प ऑफ ट्रेड यूनियंस कैन नेगोशिएट विद द मैनेजमेंट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअली चीजों को हैंडल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनियंस का गठन होता है। ठीक है ना, तो बेनिफिट्स क्या है वैसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे यूनियंस हैं? Management can approach union directly to resolve such issues as grievance, discipline, safety and health. ऐसे इशू जैसे ग्रीवेंस हो गया, डिसिप्लिन इश्यूज हो गया, सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट डायरेक्टली यूनियन को कॉल कर सकती है और उनको बोल सकती है कि आप ये प्रॉब्लम्स है, बताइए कैसे ये प्रॉब्लम्स कंट्रोल में आएगा। क्योंकि इनडिसिप्लिन कौन करेगा? मान लो एम्प्लॉइज करता है तो यूनियन की बात को सुनेगा, यूनियन उसको पेनलाइज कर सकता है या फिर अपने मेंबरशिप से उसको हटा सकता है, राइट। तो इस डर से वो यूनियन एक एम्प्लॉय पे भी एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है कि आप रूल को फॉलो करिए, यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स, राइट। तो इससे मैनेजमेंट का काम आसान हो जाएगा। दूसरा है कोऑपरेशन फ्रॉम यूनियंस फॉर सच मूव्स एज, अब अगर आपको कभी भी किसी भी इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, डिसइन्वेस्टमेंट या कोई भी स्ट्रेटेजिक स्टेप लेना हो, मर्जर है, क्वालिटी इन्हांसमेंट करना है, एक्सपेंशन करना है, कुछ भी करना है, तो आपको नॉर्मली वर्कर्स के मन में, मैं बहुत पहले ही बता चुकी हूँ कि फियर होता है। एक मर्जर एक्विजिशन के नाम पे, ज्वाइंट वेंचर के नाम पे फियर होता है कि कहीं हमारे साथ गलत ना हो जाए, दूसरे लोगों के साथ जिनके कंपनी में हम मर्ज कर रहे हैं उनको कहीं फेवर ना किया जाए, तो ये एक डर होता है। इसीलिए अगर कभी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी, कल रैशनलाइजेशन हमने देखा था, तो किसी भी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर उसको रैशनलाइज करना चाहती है, रीस्ट्रक्चर करना चाहती है, तो वर्कर्स को कैसे मनाओगे? वर्कर्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तुम ये क्यों कर रहे हो, वो समझ जाएंगे, वो निगेटिव बातें जल्दी समझेंगे जो उनको हार्म कर सकता है। तो अगर आपके पास यूनियन है, यूनियन कौन है? उन्हीं का आदमी है ना, यूनियन के मेंबर्स उन्हीं के आदमी हैं, तो वो क्या करेंगे? उसका ज्यादा, आपसे ज्यादा भरोसा वो यूनियन लीडर्स पे करेंगे, यूनियन के लोगों पे करेंगे। तो अगर यूनियन के लीडर्स उनको जाके समझाएंगे कि ये मर्जर क्यों हो रहा है, ये रिस्ट्रक्चरिंग क्यों किया जा रहा है, ये एक्विजिशन क्यों जरूरी है हमारे लिए, तो वो बात अच्छे से समझेंगे इन कंपैरिजन टू अगर आप उनको समझाइएगा, यानी आप यानी एम्प्लॉयर, राइट, है ना। क्योंकि एम्प्लॉयर पे भरोसा नहीं होता, तो इसलिए कोऑपरेशन उनको मिलेगा यूनियन के साइड से। तब इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ नॉर्म्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, यानी कि विद द हेल्प ऑफ यूनियन आपका कम्युनिकेशन जो है दोनों पार्टीज के बीच में क्या होगा? बढ़ेगा, बेहतर होगा, और जो नॉर्म्स हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं, जो डिसिप्लिनरी इश्यूज है, उसको क्या किया जाता है? इसको भी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अगर आपके में से ही, अगर मैं आप लोग को बोलूं ऐसे करो वैसे करो, यहाँ मत बात करो, वहां मत बैठो, तो कम चांसेस है कि आप हमारी बात धीरे धीरे सुनेंगे। ठीक है ना, हो सकता है अभी तो सुन भी लेते होंगे, धीरे धीरे मैम ऐसे ही बोलती है, आप सुनना बंद कर देंगे। लेकिन आपके बीच में से आपके चुने हुए 4 आदमी अगर आपको समझाएंगे ऐसा मत करो, इससे हमको नुकसान है, तो आप समझ लेंगे, है ना। तो ये होता है इम्प्रूव। इसलिए भी ट्रेड यूनियन हमारे बीच, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, उसके बीच में एक नेगोशिएशन और इजी कम्युनिकेशन का जरिया बनता है। वॉलंटियरिंग टू पे कट्स, कॉस्ट सेविंग एंड अदर मेजरमेंट ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड, अगर रिसेशन पीरियड है, ठीक है ना, अभी जैसा टाइम चल रहा है वैसा ही टाइम है, एंड देयर इज चांसेस कि बहुत ज्यादा जॉब कट्स हो रहा है, एंड देयर इज नो जॉब्स अवेलेबल इन द सेम इंडस्ट्री इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे में किसी को निकालना, रिट्रेंचमेंट करना वगैरह, पे कट, इससे क्या बेहतर है कि हमारा रिट्रेंचमेंट ना करके हमारा बोनस मत दीजिए, ठीक है ना, हमको 1 साल हाइक मत दीजिए, हमारा क्या करिए कि पे कट कर लीजिए, लेकिन हमारे लोगों को या हमको हटाइए मत, है ना। तो ये क्या होता है, ये कभी कभी अगर ऐसे सिचुएशन है, रिसेशन का टाइम है, तो ट्रेड यूनियन के साइड से they will come to you, they will volunteer this, they will put the proposal towards management कि I know management is going through the tough time and in this
tough time, we are ready to accept some pay cuts in our salary, right, so that कि हम सबकी नौकरी बची रहे, या फिर कोई और भी जो मेजर्स हैं वो लेकर के वो आ सकते हैं सो दैट कि वो काम किया जा सके। और ये वॉलेंट्री इनिशिएटिव्स आपको वर्कर्स के साइड से तभी मिलेगी जब एक अच्छा ट्रेड यूनियन रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। And now Yes, ma'am. demonstration of democratic spirit, pro-labor attitude and openness on the part of management। यानी नॉर्मली जो होता है डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट दिखना चाहिए, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक स्पिरिट मतलब पार्टिसिपेशन। जब भी डेमोक्रेटिक वर्ड आता है ना समझ लो पार्टिसिपेशन है ना, क्योंकि हम डेमोक्रेसी जिसको जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, है ना। तो Yes, ma'am. जनता के लिए, जनता द्वारा, और क्या है जनता को, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, कंप्लीट पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो सिमिलरली इसमें भी डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज को फ्री करना पड़ेगा, है ना। और डेमोक्रेटिक स्पिरिट से काम करें, प्रो लेबर एटीट्यूड, लेबर के बेनिफिट में सोचिए, एंड ओपननेस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट के को लेके भी जो तरह तरह के ग्रीवेंसेस होते हैं, नेगेटिव माइंडसेट होता है एम्प्लॉइज को, उस माइंडसेट को रिमूव करने की जरूरत होती है वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये क्या है। अब अगर आप यूनियनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं तो मैनेजमेंट हैज टू गिव ड्यू कंसिडरेशन ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स यूनियन, यानी यूनियंस को राइवल नहीं समझ करके क्या समझिए, एक पार्टी समझिए, ठीक है ना। आपको जो बहुत सारे काम को इजी कर देता है, जहाँ पे एम्प्लॉय को आप नहीं एम्प्लॉयज को कन्विंस कर सकते, वहां पे एक यूनियन लीडर कन्विंस उनको कर लेगा, है ना। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। रियलाइज द यूनियन लीडर्स आर पार्टनर्स इन द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वी शुड ऑलवेज फील दैट कि जो यूनियन के जो लीडर्स हैं वो क्या है, दे आर द पार्टनर्स इन द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के उन्नति में हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। अभी फिर है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू यूनियन लीडर्स डज नो गुड इन द लॉन्ग रन, यानी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब आप लोगों में से कोई बताइए क्या होगा। भेदभाव करना, पार्शियलिटी करना। प्रेफरेंशियल, बिल्कुल अपने पसंद का, पार्शियलिटी ट्रीटमेंट विद द यूनियन लीडर्स। ऐसा नहीं, देखो यू लीडर मैंने अभी जो बोला, जो लीडर्स होते हैं यूनियन का वो भी तो एम्प्लॉय है उस ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगर उससे कोई गलती हुई तो आपने उसको बोल दिया बैठो ठीक है सॉरी बोल दो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, उसने सॉरी बोल दिया और कहानी खत्म। लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आपने क्या किया, मेरे ऊपर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी बैठा दिया, ये तो गलत है ना। एक जगह ओरल अपोलॉजी से काम चल रहा और एक जगह आप इतना बड़ा वो दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, तो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो गया। और ये ट्रीटमेंट लॉन्ग रन में काम नहीं करता। जो केस मैंने आपको मारुति सुजुकी का बताया था उसको याद रखना, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किया गया था जस्ट टू गेट रीड ऑफ दोज लीडर्स, कि अगर ये लीडर्स छोड़कर चले जाएंगे तो बाकी के लोग जो है वो तो कमजोर है, अपने आप ही हमारी बात मान लेंगे, है ना। और उसका कितना नुकसान हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन को उस ईयर। Every HR policy and practices needs to be designated in consultation with unions, leaders and their views often to influence decision, यानी जो भी डिसीजन या HR पॉलिसीज बनाते हैं उसमें ट्रेड यूनियन के लीडर्स का जरूर इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि जो भी निर्णय लिया गया है उसको क्या क्या सोच कर लिया गया है, ये हमारे बेनिफिट में कैसे अच्छा है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी क्या है नेक्स्ट, एवरी HR पॉलिसी डिस्प्यूट्स, ये लास्ट पॉइंट है, डिस्प्यूट्स टू अराइज बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज नॉटविथस्टैंडिंग बेस्ट ऑफ इंटेंशन। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, एम्प्लॉयज के भी इंटेंशन अच्छे हैं, एम्प्लॉयर्स के भी अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छा नॉटविथस्टैंडिंग बेस्ट इंटेंशन का मतलब होता है कि दोनों तरफ से ठीक अच्छे इंटेंशन होने के बावजूद भी डिस्प्यूट्स ना हो, ऐसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट होगा, डिस्प्यूट्स हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा हमको, अगर ऐसा हुआ
सब कुछ अच्छा होते हुए भी दोनों तरीके के पार्टीज कोऑपरेटिव हैं, उसके बावजूद भी अगर कुछ डिस्प्यूट या कोई पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है तो उस पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यूचुअल नेगोशिएशन से सॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, यस मैम। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा यूनियनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट। अब वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो यूनियन नहीं रखना चाहता, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दीस डेज वांटेड टू बी यूनियन फ्री। व्हाई यूनियन फ्री? क्योंकि अगर यूनियंस होता है तो ये सब भी होता है। एचआर एक्टिविटी पे बहुत कंट्रोल हो जाता है ट्रेड यूनियन का, वो डिक्टेट करते हैं, ठीक है ना, हमको इतना बोनस चाहिए, इतना लीव चाहिए, इतना कैजुअल लीव चाहिए, इतना पेड लीव चाहिए। जो स्टाफिंग पॉलिसीज है, जो ऑपरेशन पॉलिसीज है, वो आपको उनको हिसाब, उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। तो एक मैनेजरियल अथॉरिटी का इरोजन यानी कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र का हनन होता तो है, क्योंकि ट्रेड यूनियन इन्फ्लुएंसिव है, राइट? दूसरा क्या नुकसान है? कांस्टेंट डिमांड फॉर हायर रेम्यूनरेशन, बोनस एंड अदर बेनिफिट समटाइम्स पुशेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कांस्टेंट रेम्यूनरेशन क्या बढ़ाने का डिमांड, बोनस देने का डिमांड, कोई बेनिफिट्स है, फ्रिंज बेनिफिट्स तो उसके लिए डिमांड, या फिर कोई भी अलग तरीके का जो बेनिफिट्स उसके डिमांड से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एंड दिस लैक ऑफ फ्रीडम टू अडॉप्ट क्विकली टू चेंजिंग डिमांड्स, यानी कि लैक ऑफ फ्रीडम है ना। कभी कभी ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट के पास थोड़ी कमी हो जाती है कि जो भी डिमांड्स हैं, चेंजिंग डिमांड्स, उसको हम कैसे एड्रेस करें, राइट? अगर देखो मान लो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया है, लेकिन द ट्रेड यूनियंस और द एम्प्लॉयज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट। मैंने आपको बताया था ना, कंप्यूटराइजेशन, जब बैंकिंग कंप्यूटराइजेशन या पोस्ट ऑफिस में कंप्यूटराइजेशन हुआ तो उस समय बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत कम वैकेंसीज है गवर्नमेंट के पास, राइट? उस वैकेंसीज पे भी आप क्या करो, तो पहले हम लोग काम करते थे, अब आप कंप्यूटर ला दोगे, मशीन ला दोगे, तो ऑब्वियसली वो करेगा। तो एक फियर था कि जॉब लॉस होगा, ठीक है ना, लोगों का कम रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं था, क्योंकि काम अगर मशीनों के द्वारा किया जाता तो उसके पीछे एक और लॉजिक है, मशीन ज्यादा उत्पादन करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड भी बढ़ा होगा, तभी तो ज्यादा उत्पादन की जरूरत है ना। तो लोगों को निकालेंगे या लोगों को हम लाएंगे? हम मतलब इसका एक एग्जाम्पल देख लो कि बैंकिंग में खूब जोरदार कंप्यूटराइजेशन हुआ, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो एक गवर्नमेंट सेक्टर में बैंकिंग ही ऐसा सेक्टर है जहां पे अभी भी हर साल रिक्रूटमेंट और वैकेंसी होता है ना। दैट मीन्स डिमांड इतना बढ़ गया है कि आप मैनुअल काम नहीं कर सकते हैं, इतने चैलेंजेस बढ़ गए कि आप उसको मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए आपकी मदद के लिए, लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ था, ठीक है ना, जिस समय कंप्यूटराइजेशन किया गया था। तो व्हाई? क्योंकि फियर था, फियर टू अडॉप्ट टू द न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, फियर। पर यहाँ तो फियर नहीं, फ्रीडम है, तो मतलब कोई रोक रहा होगा तब ना। आती हूँ, उसी पॉइंट पे आती हूँ। लैक ऑफ फ्रीडम टू अडॉप्ट क्विकली टू चेंजिंग डिमांड्स, यानी एम्प्लॉयर चाहता है कि हम कंप्यूटराइजेशन करें, लेकिन एम्प्लॉय रेसिस्ट कर रहा है, तो लैक ऑफ फ्रीडम हुआ ना एम्प्लॉयर के पास। अब जब तक एम्प्लॉयज मानेगी नहीं, आप उनको समझा नहीं दीजिएगा कि व्हाट आर द लॉजिक बिसाइड दिस एडेप्टेशन, तब तक तो आपको रुकना पड़ेगा। अब समझ में आया क्या फ्रीडम और क्यों फियर मैंने बोला? यस मैम। समझ में आया? ठीक है, तो ये लैक ऑफ फ्रीडम होता है यूनियन के होने से, है ना। तो यूनियन के होने से ये सारे नुकसान भी होते हैं। अब फायदा क्या है? फिर भी इसीलिए हम चाहते हैं कि यूनियन नहीं हो, नॉन यूनियनाइज प्लांट अब रहे, फैक्ट्री रहे। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिलैंथ्रोपिक होना पड़ेगा। आपकी पॉलिसीज ऐसे होने चाहिए कि जो एम्प्लॉय अपीजिंग हो, एम्प्लॉय को अच्छा लगे, प्लीजेंट फील कराए, एम्प्लॉय के लिए लुभावना। अपीजिंग मतलब क्या होता है? उनको लुभावना लगना, ठीक ना। तो अपीजिंग एम्प्लॉयज ऑल द टाइम टू कीप देम अवे फ्रॉम द यूनियन एक्टिविटी। अगर वो खुश रहेंगे, अगर वो आपसे अच्छा फील करेंगे, तो वो क्यों जाएंगे यूनियन एक्टिविटी में, वो क्यों जाएंगे स्ट्राइक में, वो क्यों आपके ऊपर किसी भी तरीके का टेंशन क्रिएट करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो आगे से एम्प्लॉयर्स को ये चीज करना होगा कि आप ऐसे सारे व्यवस्था रखिए कि आपके एम्प्लॉयज ऑलवेज खुश रहे आपसे, अपीज रहे आपसे। जेन्युइन इंटरेस्ट इन एम्प्लॉय वेलफेयर एंड रीचिंग आउट टू देम इन टाइम्स ऑफ ग्रीवेंसेस, यानी आप जो भी करें दैट शुड जेन्युइनली इंप्रूव द एम्प्लॉय वेलफेयर मैकेनिज्म्स एंड
आप अगर वो ग्रीवेंसेस है किसी तरह का एम्प्लॉयज के मन में, तो आप उनको टाइमली, आप उन तक पहुंचिए, उनके ग्रीवेंसेस को टाइमली एड्रेस करिए। मन में कोई गांठ नहीं रहेगी, कोई कंप्लेन नहीं रहेगा, तो उनके दिमाग में यूनियन का कोई कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, है ना। ट्रांसपेरेंसी, कीप ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। इफ योर प्रमोशन, इफ योर शिफ्ट अलॉटमेंट, इफ योर फॉरेन असाइनमेंट, या फिर कोई भी, ठीक है ना, असाइनमेंट देने का, वर्क असाइनमेंट देने का, जो भी आपका पॉलिसीज है वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर मैं ज्यादा काबिल हूँ, मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे पास ज्यादा उस चीज में को एक्सप्लोर करने का क्षमता है, लेकिन अब मुझे रोक करके किसी और को दे रहे हो जो नया है, नॉविस है, शायद वो उस चीज को डिजर्व नहीं करता है, तो क्या होगा, अनरेस्ट होगा, है ना। हम पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, व्हेन आई एम मोर कैपेबल, मोर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर असाइनमेंट, तो मुझे क्यों नहीं मिला ये काम, क्योंकि उस काम से हो सकता है रिलेटेड आपका करियर ग्रोथ है ना, कैरियर ग्राफ आपका उससे रिलेटेड हो सकता है। देन आप क्या आंसर करेंगे, तो अगर ट्रांसपेरेंट पॉलिसी रहेगा तो यू कैन शो कि किसको क्यों मिला और ये किस बेसिस पे मिला। तो जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो भी कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस नहीं होंगे। क्लियर। डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज के साथ आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प। यूनियंस के बीच की जरूरत नहीं, बीच बचाव की। अगर कोई भी एम्प्लॉय रीच आउट करना चाहता है, आपको मेल करेगा, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। आप टाइम दे सकते हैं। ओपन डोर पॉलिसी हम लोगों ने पढ़ा था, अगेन मुझे याद है सब कुछ, मैंने आपको उसी समय पढ़ा दिया था। ओपन डोर पॉलिसी, एग्जिट पॉलिसी, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ वे टू फाइंड आउट, टू डिटेक्ट द ग्रीवेंसेस, कंप्लेंट्स अमंग द एम्प्लॉयज, किस किस रीजन से अनरेस्ट है। हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरमेंट, हाउ यू कैन क्रिएट हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरमेंट। अगर ये सारे पॉलिसीज हैं, अगर एम्प्लॉय फ्रेंडली आपका स्कीम है, तो ऑब्वियसली वहां पे हेल्दी एटमोस्फेयर रहेगा, है ना। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सोशली एंड एथिकली कॉन्शियस, अगर ऑर्गेनाइजेशन को यूनियन फ्री रहना है, देन जो भी लीगल लीगल एक्ट बना हुआ है उस प्रोविजंस को फॉलो करेगा। एथिकली जो नहीं भी है वो भी देगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब बहुत कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप दे, ठीक है ना, फिर भी आप दे सकते हैं उनको। एथिकली यानी मोरली आपको ऐसा लगता है कि ये चीज करना चाहिए, एंड यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। ऑर्गेनाइजेशन सोशल सर्विसेज कर रहा है, CSR कर रहा है, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। एथिकली उसको जो लगता है सही प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, या फिर मेरे एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम अलाउ करना चाहिए इफ ही इज इंज्योर्ड और एक्सीडेंट हो गया है, तो नहीं तो उसको इतनी छुट्टियां लेनी पड़ेगी, उसका नुकसान हो जाएगा, राइट। तो ये सब क्या एथिकल स्टेप है, कंपलसरी तो नहीं है ना ये सब, लेकिन वैसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा करती हैं ताकि वो ट्रेड यूनियन के झमेले में नहीं आना चाहती, है ना। आइडेंटिफाइंग, इनकरेजिंग एंड रिवॉर्डिंग टैलेंट, आपको अगर लगता है कि कोई हमारे यहाँ टैलेंटेड है या किसी ने बहुत अच्छा काम किया, तो आप उनको समय समय पे रिवॉर्ड करिए, इनकरेज करिए, जिससे आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे। एंड लास्टली, नो आर्बिट्रेरी ले ऑफ, डिसमिसल एंड, जबरदस्ती का, आर्बिट्रेरी मतलब अपमानजनक, ठीक है ना, ह्यूमिलिएटिंग कोई ले ऑफ, डिसमिसल या रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी लॉजिकल, लॉफुल, राइट। अगर ये सब आप कर रहे हैं तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूनियन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। अब यहां से यूनियन प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।